ओके बेटा, तो आज हमारा जो हिस्ट्री सिक्स्थ का यानी जो बुक का नाम है और पास्टस, इसका चैप्टर 5 आज हमें उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और अब पहली मर्तबा हम जा रहे हैं एक्चुअली जिनको हम किंगडम्स कहते हैं और किंग्स के बारे में। और कुछ जगहें ऐसी भी थी जहां किंगडम्स के अलावा भी एक तरीका था हुकूमत करने का, जिनको हम रिपब्लिक्स कहते हैं, यानी जहां लोग खुद चुनते हैं, इसको गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो दैट इज़ वाई की जो आपकी बुक का जो स्टार्ट हुआ है इस चैप्टर का, तो इसमें जो हेडिंग आपको नज़र आएगी दैट इज़ इलेक्शन डे। दैट इज़ इलेक्शन डे। तो आप सोच रहे होंगी कि मतलब ये तो स्विग्स का एक तरह से कॉन्सेप्ट है, तो हिस्ट्री में कैसे आ गया? तो असल में यहाँ पर एक लड़का होता है शंकरन, और जब वो सुबह बेदार होता है, उसकी आंखें खुलती है, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत सवेरे वो जगा हुआ देखता है और वो काफ़ी खुश होते हैं। तो क्योंकि उन्होंने पहले से ही मन बनाया था कहीं जाने का, तो अब जब शंकरन उठा तो उसने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें पोलिंग बूथ पहुंचना है। तो शंकरन जो है उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको पोलिंग बूथ जाना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? इतने सुबह सुबह जगे हैं आप और आप तैयारी करके कहीं जा रहे हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने ये सवाल उनसे पूछा, तो उन्होंने समवट, जिसको हम कहते हैं इम्पेशेंटली, मतलब बड़ी बेसब्री से उन्होंने जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड फादर ने उनको जवाब दिया कि वी कैन चूज अवर ओन रूलर्स टुडे। ये वो दिन होता है, वो अवसर होता है इलेक्शन के दिन का, कि इस दिन हम खुद अपने हुक्मरानों को चुनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किंगडम्स की, अब इसका कनेक्शन लेसन के साथ किस तरह से है, तो शंकरन के जो ग्रैंड पेरेंट्स है, सीधा सादा मतलब है कि ये आज के ज़माने की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने रूलर्स को कैसे चुनते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में कुछ लोग जो है वो रूलर्स कैसे बने, क्या उस ज़माने में भी वोटिंग होती थी? तो दैट इज़ वाई कि अब आपकी हेडिंग जो है एक्चुअल जो है यहां से स्टार्ट होती है, हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। तो यहां से यानी किस तरह से लोग जो है रूलर्स बन जाते थे, ये हम पुराने ज़माने की बात। आज तो हमें पता है थ्रू इलेक्शंस, आज हम इलेक्शन करते हैं और इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और डेमोक्रेसी एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है सो फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न, रूलिंग इज कंसर्न। तो आज लोग खुद जो है इसको हम कहते हैं इट्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो इट इज़ एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इस तरह से जब हम देखते हैं, क्या पुराने ज़माने में भी बाय द पीपल ही था, ऑफ द पीपल ही था, फॉर द पीपल ही था? ये सारी चीजें जो है वो हम तय करेंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो वोटिंग के जरिए से कोई भी शख्स जो है, ये पिछले 50 साल का जमाना है कि वोटिंग के जरिए कोई रूलर बनता है। समझ रहे हैं? किसके जरिए से? वोटिंग के जरिए से। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट? पुराने जमाने में कैसे लोग जो है रूलर बनते थे? और हमने एक कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर 4 में हमने उसको पढ़ा कि हम चंद लोगों को राजाज कहते थे। क्या कहते थे? राजाज। और ये शायद वो लोग थे जिनको लोग चुनते थे। उस जमाने में वोटिंग का इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरह से हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें यह पता चलता है कि शायद जो वो लोग थे उस जमाने में, जिनको हमने ऋग्वेदा में जो टर्म इनके लिए, लोगों के लिए टर्म इस्तेमाल हुई थी, दैट इज जाना। दैट इज जाना। तो जाना उनको एक्चुअली क्या करते थे? एक तरह से सिलेक्ट करते थे या इलेक्ट करते थे कि हाँ जी आप हमारा। और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि वो लोग स्ट्रेंथ की बुनियाद पर, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो उनका, या एक ज़बरदस्त वॉरियर को वो पसंद करते थे, क्योंकि उस ज़माने में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती थी। लेकिन ये कब की बात है? ये 3700 बरस पुरानी बात है, जो हमने ऋग्वेदिक पीरियड में पढ़ा। क्लियर? लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसके 700 बरस बाद, यानी आज से 3000 साल के आसपास, हम इस तरीके में कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं। और राजाज जो है उनको चूज करने का एक नया जमाना आ गया था, नया तरीका आ गया था। और उनको लोग जो है राजा तभी मानते थे जब वो ह्यूज किस्म की, बड़ी किस्म की सैक्रिफाइसेस करते थे। क्या करते थे?
सैक्रिफाइसेस, यानी एक तरह की कुर्बानियां वो करते थे। ये बड़ी कुर्बानी जो होती थी जिसके जरिए से वो अपना, जिसको हम कहते हैं अपना डंका बजाते थे राजा होने का, इसको अश्वमेधा सैक्रिफाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले आप याद रखिए, अश्व कहते हैं, इसमें संस्कृत में अश्व कहते हैं घोड़े को। किसको? तो अश्वमेधा सैक्रिफाइस का मतलब है हॉर्स की सैक्रिफाइस वो करते थे। लेकिन ये हॉर्स को बड़े लाड प्यार से पहले पाला जाता था और उसके बाद उसको जो है एक तरह से कुछ ड्रिंक्स पिला के उसको छोड़ दिया जाता था। हालांकि आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से इसको समझाना चाहता हूं। तो उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता था, तो वो भागता था ये घोड़ा, और जो बादशाह के जो गार्ड्स होते थे वो उसका पीछा करते थे। किसका? बादशाह का नहीं, घोड़े का। वो घोड़े का पीछा करते थे और इट वॉन्डर्ड फ्रीली। अब इसको अगर कोई शख्स कहीं पर जिस बादशाह के इलाके में, ये हो सकता है कि मतलब मैंने, मान लीजिए मैं इस इलाके का बादशाह हूं, मैं नहीं हूं तो मैं इलाके का बादशाह हूं और आपका इलाका जो है यहां से 10 किलोमीटर दूर है और वहां आप राजा हो, ठीक है? तो अब मैंने यहां सेक्रीफाइस करनी है, तो मैं अपने घोड़े को यहां से छोड़ता हूं। वो आपके इलाके में दाखिल हो गया, क्लियर? जब वो आपके इलाके में दाखिल हो गया, मेरे उसके सिपाही पीछे है, तो अगर आपके सिपाहियों ने उस घोड़े को रोका तो इसका मतलब है कि मैं आपकी सॉवरेंटी अपने इलाके में नहीं मानूंगा, मैं आपको किंग यहां तस्वर नहीं करूंगा, तो आपको मुझसे लड़के, अगर आपको मेरा इलाका लेना है तो लड़के लेना है। लेकिन अगर मैंने आपको छोड़ दिया, आपके घोड़े को, और आपके गार्ड्स उसके पीछे भाग रहे हैं और वो 2-3 इलाकों में चले गए, तो जितने इलाकों को वो क्रॉस करेगा विदाउट एनी हर्डल्स, कोई उसको रोकता नहीं है, तो वो सारा इलाका मेरा कहलाएगा। बात समझ आई? तो ये तरीका होता था अपनी धाक बिठाने का। तो ये हॉर्स जो था ये हर तरफ से भागता था और जिस राजा के किंगडम में जाता था, अगर वो राजा इसको रोकता था तो फाइट होती थी, नहीं रोकता था तो उसको सरेंडर करना पड़ता था। बात समझ आई? तो इसका मतलब यह है कि राजा ने एक्सेप्ट किया दूसरे राजा की पैरामाउंटेसी, और अब उसके बाद फिर उस घोड़े को पकड़ा जाता था और उसकी सेक्रीफाइस होती थी। और जब उसकी सेक्रीफाइस होती थी तो जिन इलाकों से ये गुजरा होता था उनके राजाओं को भी इस सेक्रीफाइस में आने की दावत दे दी जाती थी। अब ये बहुत ज़बरदस्त स्पेशल सेक्रीफाइस होती थी। इसमें ज़बरदस्त प्रीस्ट जो है, उस ज़माने के माने हुए मंजे हुए प्रीस्ट इनके पास होते थे, तो वो इन सेक्रीफाइसेस को अंजाम देते थे और इनको फिर बादशाह जो है बड़े बड़े गिफ्ट्स देते थे, क्योंकि उनको पता था कि इस सेक्रीफाइस की वजह से मेरा राज्य जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो उसकी वुसअत हो गई है। तो ये सेक्रीफाइस जो है इसकी पावर का एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक डंका बजाने के मुतरादिफ था। तो जो भी राजा उस सेक्रीफाइस में इस बादशाह के यहां आ जाता था वो अपने साथ गिफ्ट्स लाता था, यानी उसकी सॉवरेंटी को तस्लीम करने के लिए एक तरह से वो एज ए टोकन वो कहता था कि नहीं, हमने आपकी जो है रियासत में आने का कोई मतलब वो फैसला ले लिया है। तो यहाँ पर राजा जो है इस रिचुअल का सेंट्रल फिगर होता था और इसको एक खास सीट पर बिठाया जाता था। और ये सीट या तो बड़े ही जिनको हम आज भी देखते हैं ड्रामों में, फिल्मों में हम देखते हैं कि ये इसको तख्त कहते थे, बादशाह का तख्त कहते थे, और काफ़ी अडोन होता था। और अगर कहीं पर तख्त नहीं होता था तो टाइगर का सिकिन होता था। तो एक सीट बड़ी जो एक पलपट जैसा बनाया जाता था और उस पर बादशाह बैठता था और वहाँ पर टाइगर का सिकिन रखा जाता था। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक सिंबॉलिक टाइगर के सिकिन के ऊपर बैठना, ये एक सिंबॉलिक एक मामला है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो ये बड़ी चीज़ है। और इसके साथ जो लोग वहाँ शामिल होते थे राजा के साथ, इस अश्वमेधा सेक्रीफाइस में जो लोग उसके साथ शामिल होते थे, उनमें पहला पर्सन जो होता था दैट वाज हिज चैरियटियर। चैरियटियर उसको कहते थे जो उसका टांगा, जो गाड़ी उसकी चलाने वाला होता था। और मैंने चैरियट के बारे में पहले ही बताया, उसके 2 घोड़े होते थे, यूजुअली पूरे ब्लैक कलर के या पूरे सफ़ेद कलर के हुआ करते थे। ये घोड़े आमतौर पर इनको पसंद करते थे, राजा महाराजा इनको पसंद करते थे, इस तरह के रंगों के उन घोड़ों को पसंद करते थे। तो चूंकि चैरियट जो उसका होता था वो जंग में उसका साथी होता था, क्योंकि पहले अगर तीर आ जाता था तो वो चैरियट को ही लगता था। तो ये आप समझ लीजिए राजा के बिल्कुल जो नेक्स्ट राजा होता था जंग में, वो कौन होता था?
राजा के भी आगे ये होता था, टांगा चलाने वाला, जिसको हम चैरियटीर कहते हैं, और उसने राजा की बहादुरी भी देखी होती है। तो वो अक्सर बेशतर दो काम करता था, एक तो राजा का टांगा चलाता था, और दूसरा काम वो राजा की जो उसकी बड़ाई के किस्से वो लोगों को सुनाता था, और लोग उसके सामने आते थे और राजा के बारे में सुनने की वो ख्वाहिश करते थे कि हमें बताइए कि वो हमारा राजा कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, या वो लोगों के साथ जब वो रास्ते में लोग उसको मिलते हैं तो वो कितना दयालु है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार उसका होता है। तो ये सारी बातें किसको पता होती थी? इसी चैरियटीर को पता होती थी, इसी टांगाबान को पता होती थी। और उसके अलावा राजा की बीवियां होती थी, बीवी ने बीवियां होती थी, और जब बीवियां होंगी तो बच्चे भी बहुत होंगे, और बहुत सारे, और खासकर उसके सन्स इस समय वो रिचुअल में हिस्सा लेते थे। लेकिन वो भी इस रिचुअल में छोटे मोटे जो रिचुअल्स, जो इसमें छोटी मोटी चीज़ें, जो माइनर रिचुअल्स जिनको हम कहेंगे, वो परफॉर्म करने में राजा की मदद करते थे। और जो बाकी राजा होते थे जिनके इलाके में ये अश्वमेधा का घोड़ा गया होता है और उन्होंने उस राजा की जो है महानता को एक्सेप्ट किया होता है, तो वो एज स्पेक्टेटर्स उसके दरबार में बैठते थे और फिर वो सैक्रिफाइस को वॉच करते थे, तालियां बजाते थे या बादशाह के बारे में गुणगान करते थे। समझ आई बात? तो इस तरह से प्रीस्ट जो है वो सारे रिचुअल्स को खत्म करता था। और इसमें एक खास रिचुअल होता था, वो है कि एक तरीका मुकद्दस पानी जो है उसका छिड़काव जो होता था, जिस तरह आज हम मुख्तलिफ मज़ाहिब में देखते हैं, गंगा जल होता है हिंदू मज़हब में, और इसी तरह जो है मुसलमानों में वो जमज़म का पानी होता है, और इसी तरह जो है क्रिश्चियनों में भी पानी का तस्वुर इस तरह से मुकद्दस पानी का तस्वुर होता है। तो ये सारा वो काम करते थे। और उसके बाद जो आम लोग होते थे वो भी अब राजा के लिए तोहफे तोहफ़े लाते थे, यानी एक तरह से वो अब एक्सेप्ट करते थे कि हमारा राजा और बड़ा हो गया और वो और ज़्यादा इसकी ताबेदारी की एक ज़मानत के तौर पर वो अब उसके पास जो है गिफ्ट्स लाते थे। और अब इनमें से चंद एक लोग जो है वो रिचुअल्स में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वो यहाँ उस वक्त नज़दीक भी नहीं आ सकते थे जब बादशाह जो है रिचुअल करता होता था, तो उनको शूद्रास कहते थे। क्या कहते थे? आमतौर पर उनको इससे बाहर ही रखा जाता था। किनको? शूद्रास को बाहर रखा जाता था। और अब अगर आपसे पूछा जाएगा, वहां पर एक क्वेश्चन भी है जिसमें लिखा है मेक ए लिस्ट ऑफ दोज who would be present at the sacrifice। वो हाँ आप पढ़ रहे हो उसको, और अब उन कैटेगरीज की आपको पूछा गया है कि उनके ऑक्यूपेशन की बात। तो हमने देखा पहले राजा खुद आता है, उसके बाद चैरियटीर आता है यानी जो तांगाबान होता है, और उसके बाद प्रीस्ट्स, तो उसके बाद विश यानी ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन इन विश में जो है शूद्र हरगिज नहीं, तो उनको यहां आने की इजाजत नहीं होती थी। अब शूद्र को इजाजत क्यों नहीं थी, ये मसला है ना। अब यहां पर हमें पता तो चला कि सभी लोग तो आ सकते हैं, विश तो आ सकते हैं, ये दे टू आर कॉमन पीपल। तो अब ये क्या मसला है? तो यहां पर एक खास कॉन्सेप्ट इस जमाने में डेवलप हुआ था, दिस इज कॉल्ड वारना सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? वारना सिस्टम। और जो भी किताबें इस जमाने में हमें इस पीरियड से मिलती है, जो इस पीरियड में लिखी गई, दीज आर द बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, किसमें? एस्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय गंगा। ऋग्वेद को हमने देखा कहां पर? सतलुज बीज के आसपास उसको लिखा गया है। लेकिन अब ये बुक्स जो है ये गंगा के आसपास और यमुना के आसपास लिखी गई। बात समझ आई? वहां और यहां का कंट्रास्ट समझिए। जब हम ऋग्वेदिक पीरियड की 4th चैप्टर में हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जो वैदिक पीरियड है ये ऋग्वेद का जमाना है, जब यहां पर लोग रहते थे सतलुज और बीज के आसपास रहते थे और वहां पर ये हिम्स लिखे गए। लेकिन अब जो बुक्स बनाई गई, जो बुक सेजेस के द्वारा लिखी गई, इनको गंगा और यमुना के इलाके में इस पीरियड में लिखा गया। आज से 3000, वो 3700 यानी 700 बरस बाद जो है गंगा यमुना का इलाका जो है ज्यादा अहम हो गया। और ये बुक्स जो है उनको हम वैदिक कहते हैं, जो ऋग्वेद के जमाने में ऋग्वेदा जो लिखा गया उसको वैदिक पीरियड कहते हैं। अब ये पीरियड लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। बात समझ आई? और ऋग्वेद के बाद जितनी भी किताबें लिखी गई,
हमने वेदास के बारे में पहले ही देखा कि वेदास 4 हैं, लेकिन उनमें ऋग्वेद ही वैदिक पीरियड में लिखा गया, और जो लेटर वैदिक में बाकी 3 लिखे गए, जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद। क्लियर हो गया? दिमाग में आई बात? अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि वैदिक पीरियड, दैट डजंट मीन कि उसमें 4 वेद लिखे गए। वैदिक पीरियड में सिर्फ हम एक वेद को मानते हैं, और कहां पर लिखा गया? ज्योग्राफी को समझिए, बीज और सतलुज के आसपास ये लिखा गया है, क्योंकि वो विश्वामित्रा जो है उनके बारे में वो दुआ करता है, और वहां पर हम बहुत सारी बातें हमने पिछले चैप्टर में, तो अगर आपको फिर से उस चैप्टर के बारे में कुछ समझने की ज़रूरत है तो आप यू विल वॉच दैट अगेन, और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ जो है, मतलब हिस्ट्री में इन चीज़ों का खास ख्याल रखना, वरना ये ओवरलैप करते हैं। बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि यार ये वेद, यहाँ भी वेद लिखा है, वहाँ भी वेद लिखा है, तो ये लेटर वैदिक कैसे हो गया, वो वैदिक कैसे हो गया? तो इसको आप अगर ज्योग्राफी के साथ प्रॉपरली और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कोई कंफ्यूजन कभी नहीं करेंगे। तो अब लेटर वैदिक के ज़माने में सामवेदा लिखा गया, यजुर्वेदा लिखा गया और अथर्ववेदा लिखा गया, और मैंने आपको बताया इसको हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद भी कहते हैं, और इसके अलावा भी किताबें लिखी गई, ये भी याद रखना। अब ये 3 वेद के अलावा और भी किताबें लिखी गई, और ये किताबें जो है कंपोज प्रीस्ट्स ने आप की, और उसमें हमने देखा ऋग्वेद को ज्यादातर सेजेस ने, ऋषियों ने कंपोज किया। और ऋषि जो होता है, जिस तरह से हम अपनी इसमें कहते हैं सूफी जो होता है, दे आर ह्यूमन लविंग, उनको इंसान बहुत ज़्यादा जो है, इंसानों की वो कद्र कीमत जानते हैं, तो वो इंसान की भलाई की बातें करते हैं। और आम तौर पर जब हम देखते हैं जो प्रीस्ट्स होते हैं वो एक खास नजरिए के तहत अपनी चीज़ें लिखते हैं। यानी जब कोई खास एक मौलवी साहब किताब लिखता है और एक सूफी किताब लिखता है, इसमें बहुत फर्क होता है, समझ रही हैं? तो इसमें बुनियादी फर्क यह होता है कि जो प्रीस्ट या मौलवी जो होता है या जो पादरी होता है, वो हमेशा मजहब की जो बेसिक चीजें होती हैं उनके साथ वो काफी स्टिक होता है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो मिस्टिक होता है, ऋषि होता है, सेज होता है, वो बहुत ही ज्यादा एक लविंग नेचर उसका होता है। तो ये बड़ी जिसको हम कहते हैं कि एक डिमार्किंग लाइन है, डिमार्केशन की लाइन है, जहां से आप ये समझेंगे कि बुक किसने लिखी है, उसका रुझान किस तरह का है। तो इन्होंने इनमें मुख्तलिफ सैक्रिफाइसेस कैसे की जाएंगी और कौन वो सैक्रिफाइसेस करेगा, ये सारे रूल्स उन्होंने बनाए। और इनमें सोसाइटी के बारे में भी रूल्स अब लिखे गए कि सोसाइटी में कौन शख्स है जो इसमें आ सकता है या इसमें नहीं आ सकता। और उन्होंने सोसाइटी को ग्रुप्स में तकसीम किया, किसमें? ग्रुप्स में तकसीम किया। और इन ग्रुप्स में सबसे ऊपर वाला जो ग्रुप था उसमें प्रीस्ट्स थे और उसके बाद राजाज हुआ करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स थे। यानी अगर हम प्रीस्ट से स्टार्ट करेंगे कि प्रीस्ट इस जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट था, बादशाह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीस्ट था। प्रीस्ट के बाद वॉरियर्स आते थे, फिर फार्मर्स आते थे, फिर हर्डर्स आते थे, फिर ट्रेडर्स आते थे, क्राफ्ट्स पर्सन्स आते थे, लेबर्स आते थे, फिर फिशिंग फोक जो मछलियां पकड़ते थे, और फिर फॉरेस्ट पीपल आते थे। ये अलग अलग लोग अलग अलग काम करने वाले होते थे और इनके अलग अलग काम भी इन्होंने ही तय कर रखे थे, प्रीस्ट्स ने ही तय कर रखे थे। और कुछ प्रीस्ट जो थे और कुछ वॉरियर जो थे ये अक्सर बेशतर रिच हुआ करते थे समाज में, और जो बाकी फार्मर्स और ट्रेडर्स जो होते थे उनमें भी कुछ लोग ठीक ठाक होते थे, अच्छी खासी उनके पास। लेकिन जो आम तौर पर जो हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबर्स, फिशिंग फोक या हंटर गैदरर्स होते थे, ये आम तौर पर हम आज भी देखते हैं कि इस तरह के लोग बेचारे गरीब ही होते थे। यानी अगर हम देखेंगे कि जो पहले 2 प्रीस्ट्स और वॉरियर्स काफी ज्यादा रिच होते थे, उनके बिल्कुल हम पल्ला यानी उनके बिल्कुल करीब करीब ठीक ठाक जिंदगी बसर करने वाले फार्मर्स और ट्रेडर्स होते थे। लेकिन जो बाकी जो कम्युनिटीज होती थी जिनमें हर्डर्स होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे, या लेबर्स होते थे, या इसके अलावा फिशिंग फोक होते थे, हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे, ये सारे के सारे जो है दे वर पुअर, ये बहुत कमजोर लोग होते थे। और अब प्रीस्ट्स ने अब इन सारी कैटेगरीज को, ये तो बहुत सारी कैटेगरीज है, इन सारी कैटेगरीज को 4 बड़े वारनाज में तकसीम किया था। इसको वारना बोलते थे, और हर वारना की अपनी फंक्शन होती थी कि उसको क्या काम करना है। और अब ये वारनाज को आप समझेंगे कि ये वारना इट वाज बेस्ड ऑन वर्क द पीपल डू,
लोग काम जो करते थे उसके हिसाब से उनका वारना होता था। और अब जब ये एक दफा हो गया, अब जो शख्स उस शख्स के घर में पैदा होगा जो पहले से कोई काम कर रहा है, अब बच्चे को भी वही काम करना है। ये बड़ा इसमें एक जिसको हम कह सकते हैं कि बैद में ये काफ़ी ज़्यादा जिसको हम कहेंगे कि स्टॉन्च किस्म की एक जो है कास्टिज्म में तब्दील हो गया। समझ आई बात? तो ये पहला वारना इसमें, जब अब वारनाज की बात करेंगे, अभी तक तो हम ग्रुप्स ऑफ पीपल, हर्डर्स थे, वो थे, ये थे, लेकिन अब वारना का नाम इन्होंने दिया होगा। तो जो प्रीस्ट्स का वारना होता था इनको ब्राह्मण कहते थे। ये हम आज भी सुनते हैं। और ब्राह्मण्स, इनका काम क्या होता था? क्योंकि हमने कहा कि हर एक का अपना काम होता था। ब्राह्मण्स का काम होता था पढ़ना और पढ़ाना, यानी एक तरह से टीचर्स थे। लेकिन क्या पढ़ते और पढ़ाते थे? क्या आज का एनसीईआरटी पढ़ाते थे? नहीं, ये वेदास के टीचर्स हुआ करते थे। यही वेदास जो बैद में लिखे गए। दूसरा काम इनका क्या था? परफॉर्म सैक्रिफाइसेस फॉर द किंग या फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। जितनी भी सैक्रिफाइसेस होती थी, मजहबी कुर्बानियां होती थी, मजहबी काम होते थे, मजहबी अमूरात होते थे, वो सारा यही देखते थे। इसके अलावा भी ये एक काम करते थे, हालांकि आपकी बुक में नहीं लिखा है, ये लोगों का इलाज मुआवजा भी करते थे, झाड़ फूंक वगैरह भी करते थे। बात समझ आई? तो एक तरह से डॉक्टर्स भी यही थे, टीचर्स भी यही थे, और मजहबी लीडर्स भी यही थे। यानी इनके पास सबसे ज्यादा, इस तरह से हमें पता चलता है, इनके पास सबसे ज्यादा जो समाज में सबसे ज्यादा इज्जत और मंजिलत होती थी वो इनके पास होती थी। और दैट इज वाई कि इनका एक और काम भी आपकी बुक में लिखा है, टू रिसीव गिफ्ट्स, क्योंकि ये खुद से काम नहीं करते थे। इन चीजों को अगर हम देखेंगे, कोई ये इस तरह का काम नहीं है कि लोग कमाने जाते हैं। ये एक तरह से बैठे हुए काम है जो हम एक जगह पर, एक गद्दी पर बैठ के या किसी मजहबी जगह पर बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। तो अब इनके भी घर होते थे, तो इनको ह्यूज गिफ्ट्स जो है बादशाह से मिलते थे, और ऑर्डिनरी लोग भी इनको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स देते थे। तो ये हो गया पहला, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। क्लियर? और अब अगर इसको आपको फिर से, क्योंकि ये सारी की बहुत सारी डिटेल्स में कह रहा हूं, तो इसको आप एक मरतबा फिर वॉच कीजिए। ये सारी चीजें एक मरतबा दिमाग में आ जानी चाहिए। और दूसरा था रूलर्स का, जो आमतौर पर वॉरियर्स भी होते थे, और इनका क्लान वॉरियर होता था। इनको क्षत्रिय कहते थे, और लिखा है जो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्षत्रिय है, लेकिन इसकी जब आप स्पेलिंग पढ़ोगे तो KSH, ये रिक्शा का जो ख होता है, इसमें रिक्शा का श जो होता है, उसको हम उससे ये लिखा जाता है। तो इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलिट्रेशन में इसको KSH से लिखा जाता है, लेकिन इसको क्षत्रिय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्षत्रिय। और इनका काम होता था बैटल्स। क्यों? क्षत्रिय का मतलब होता है लड़ने वाला, तो इनका मतलब होता था कि ये बैटल्स में फाइट करेंगे, लोगों का दिफा करेंगे। और इन्हीं में से राजा भी होता था। क्या होता था? राजा भी इन्हीं में होता था। तो ये सेकंड, जिसको हम कहते हैं ताकतवर कबीला, तो यही होता था। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस ब्राह्मण से ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उस जमाने में मजहबी होता था, तो मजहबी लोग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी। ये तो दो कैटेगरीज हो गई। तीसरी कैटेगरी विश कहलाती थी। इसका हमने पहले भी सुना। तो विश या वेश्या इनको कहते थे। ये विश या वेश्या, ये आम तौर पर इनमें फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे। फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स। क्लियर? तो ये विश कहलाते थे। और इनका तो काम भी पता चलता है, फार्मर्स का क्या काम है, हर्डर्स का क्या काम है, और ट्रेडर्स का क्या काम है। तिजारत करते थे, या यही जो पशु पालते थे, यानी भेड़ बकरियां पालते थे, और इसके अलावा जो है जिम्मेदारी करते थे, फार्मर्स होते थे। क्षत्रिय और वैश्य जो है, ये दोनों, इनको हमने, चूंकि वहां पर सैक्रिफाइस की बात हमने की, इन दोनों को भी सैक्रिफाइस करने का हक होता था। ये दोनों वहां पर मौजूद हो सकते थे, क्योंकि बादशाह क्षत्रिय होता था, तो क्षत्रिय तो इसमें आ गए, और वैश्य भी वहां रहते थे, और इनको भी इन सैक्रिफाइसेस में जाने की इजाजत होती थी। अब बचता है लास्ट वाला, तो वो खुद आपको पता चलेगा वो कौन थे? शूद्र थे। अब ये शूद्र थे कौन? तो शूद्र जो थे, इनका काम था कि ये बाकी तीन ग्रुप्स को सर्व करे। कौन कौन से ग्रुप का? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का। इनको सर्विंग, उनकी सर्विस जो भी करनी है,
यानी उनके घरों की साफ सफाई, उनके इलाके में जो भी सड़कें हैं, मोहल्ले गली मोहल्लों में जो भी मीनियल जॉब्स है वो इनको करना है। ये इनको एक तरह से काम दिया गया था। एंड दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म रिचुअल्स, और इनको रिचुअल्स करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक और ग्रुप भी था जिनको शूद्राज की तरह का इसमें रिचुअल्स में हिस्सा लेने की ममानियत थी, वो थे आम ऑर्डिनरी वेमेन। ये राजा के घर की औरतें नहीं थी, क्योंकि उसकी वाइव्स तो उसमें शामिल होती थी, लेकिन ऑर्डिनरी वेमेन की अगर हम बात करेंगे, दे वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्राज सो फार एज द रिचुअल्स आर कंसर्न। रिचुअल्स की जब हम बात करेंगे, और वेमेन और शूद्राज किसी भी सूरत में वेदास को भी नहीं पढ़ सकते, इनको वेदास पढ़ने की इजाजत नहीं थी, यानी इस ग्रुप को पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। और प्रीस्ट जो थे, इन्होंने इन ग्रुप्स को बाद में बेस किया बर्थ पर, यानी अब जो जिस ग्रुप में आ गया वो अब उसके बच्चे जो भी जनेंगे आगे चलकर इन्हीं 4 ग्रुप्स में तकसीम होंगे। कोई एक ग्रुप से चल के दूसरे ग्रुप में नहीं। अब क्षत्रिय जो है ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता है, ब्राह्मण जो है वेश नहीं बन सकता है, वेश जो है शूद्र नहीं बन सकता, शूद्र किसी और ग्रुप में नहीं जा सकता। बात समझ आई? तो अब ये जो है दीज वर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। कोई जिस घर में पैदा हो गया तो ये बस उसका उसी वक्त उसका वारना सिस्टम तय हो गया, अब वो उसी वारना से हमेशा ताल्लुक रखेगा। और इसका क्लियर मतलब है कि अगर किसी का बाप, किसी की मां जो है ब्राह्मण है तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बनेगा, और अगर किसी का बाप जो है शूद्र है, मां शूद्र है, तो ऑटोमेटिकली वो शूद्र बन जाएगा। और लेटर ऑन जो है ये सारी चीजें, ये क्लासिफिकेशन जो है अब अनटचेबिलिटी की तरफ बढ़ गई कि अब बहुत सारे लोग जो है इनमें क्राफ्ट पर्सन्स थे, या हंटर गैदरर्स थे, या द पीपल जो हु परफॉर्म बेरियल्स और क्रिमेशन, जो मुर्दों को जलाने का काम करते थे, तो इनको और ज्यादा शूद्र से भी कमजोर समझा जाने लगा। हालांकि ये शूद्र के तबके में ही था, तो ये अनटचेबल्स कहलाने लगे, क्योंकि आप इनके साथ हाथ भी मत लगाओ, क्योंकि इससे आप जो है ये इन जिनको हम एक खास टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ में सिखाने के लिए, हालांकि ये टर्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसको हम अछूत कहते हैं। तो ये टर्म जो है अच्छी टर्म नहीं है, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो और ये अब कॉन्स्टिट्यूशनली ये टर्म जो है ये अच्छी नहीं है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। तो ये इनके साथ कांटेक्ट करना भी अब इट वाज ट्रीटेड एज पोल्यूटिंग, कि ये इंसान अगर इनके साथ कांटेक्ट करेगा, इनके साथ हाथ लगाएगा, तो वो फिर जिसको हम कह सकते हैं कि वो पोल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इनके साथ हाथ लगाने से आदमी गंदा हो जाता है। तो लेकिन क्या लोगों ने इसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया? नहीं। There were certain people who actually did not accept it. उन्होंने एक्सेप्ट इस वारना सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट किया जो ब्राह्मण्स के द्वारा, प्रीस्ट्स के द्वारा बनाया गया था। तो आमतौर पर जो है इसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे बादशाह समझते थे अपने आप को, ये प्रीस्ट यार क्या करता है, इसका काम क्या है, मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ इनसे। यानी अगर हम आम लोगों की सूरत हाल को देखेंगे तो प्रीस्ट अपने आप को बड़ा समझते थे वारना सिस्टम के हिसाब से, लेकिन बादशाह समझता था कि अगर मैं इनकी प्रोटेक्शन नहीं करूंगा तो ये क्या करेंगे। समझ आई बात? तो मैं तो इनसे सुपीरियर हूं, प्रीस्ट से सुपीरियर मैं हूं। और इसी तरह बाकी जो है वो समझते थे कि यार बर्थ से क्या पता क्या होता है, कोई किसी के घर में, ये उसकी थोड़ी अपनी मर्जी है कि मैं शूद्र के घर में पैदा हो गया या मैं क्षत्रिय के घर में पैदा हो जाऊं, ये मेरी कोई अपनी, मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो अब वारना सिस्टम को किस तरह से लोग इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ? तो कुछ लोगों ने इस बुनियाद पर इसको चैलेंज किया। कोई अपने आप को ज्यादा बड़ा समझता था, कोई ये समझता था कि यार अगर मैं किसी घर में पैदा हो गया तो मेरा क्या कसूर है इसमें। बात समझ आई? और कुछ लोग जो थे उन्होंने इस सब को समझा कि ये जो लोगों में डिफरेंसेस है ये नहीं होनी चाहिए। यानी कुछ लोग होते हैं ना, मतलब सीधे साधे वो जहन के, नॉर्मल जहन के, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसानी जहन, कहते हैं कि यार ऑक्यूपेशन तो ऑक्यूपेशन होती है, इस बुनियाद पर किसी को किसी खास सिस्टम में धकेलने की क्या जरूरत है। ये भी इस तरह के भी लोग थे। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि रिचुअल्स परफॉर्म करने का हर एक को, क्योंकि मजहब के मामले में तो मजहब तो हर एक को चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन सोल को चाहिए, तो
अब कोई इसके बगैर रह नहीं सकता है, तो सबको इजाजत दो ना, इसमें क्या है, चलो ठीक है आपने वारना सिस्टम बनाया कोई बात नहीं, लेकिन सबको तो मजहबी काम सबको तो करने दो। और इसी तरह कुछ जो है वो इन चीज़ों को कंडम किया कुछ लोगों ने, लेकिन कंडम करने वाले बहुत कम थे, क्योंकि उस ज़माने में कंडम करना इतना आसान नहीं होता था। तो लोग जो है इस पर काफ़ी रिजेंटमेंट दिखाते थे, और बहुत सारे लोग जो है अपने अपने इन कबीलों को बहुत बड़ी नज़र से देखते थे, और बाकियों को तो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि अछूत समझते थे एक लिहाज से। हालांकि मैंने आपको बताया कि इस टर्म का इस्तेमाल ठीक नहीं है। तो अब जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के हैं, ख़ासकर जो है सच एज नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर जो है सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इतनी गहरी नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट का इलाका, पूर्वांचल के इलाके जो पिछले दिनों में हमने गारो के हिल्स की बात की थी, तो वो इलाका हम कह रहे हैं, यहाँ पर ये शार्प डिफरेंसेस नहीं थी इतनी ज़्यादा। और यहाँ के जो प्रीस्ट्स थे उनकी इन्फ्लुएंस भी लोगों पर बहुत कम थी, उनकी इन्फ्लुएंस भी लोगों पर बहुत कम थी। और लोगों ने आमतौर पर जो चैलेंज किया था वारना सिस्टम को कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये अनएथिकल है, इस वजह से लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आम लोग तो नॉर्मली ह्यूमनिस्टिक तरीके से सोचते हैं। तो उन्होंने इनको डिस्क्रिमिनेटरी समझा था और अनएथिकल समझा था। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, और यही वजह है कि आपका एक सवाल भी वहां पर है, व्हाई डिड पीपल अपोज सिस्टम ऑफ वारनास, तो ये क्यों है। तो आगे चलकर हमें इसमें, अभी हमने किंगडम्स तो नहीं पढ़ा, राजाज, अब राजाज को कैसे बनाया जाता है वो कैसे पढ़ना है, तो इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट्स और आगे पढ़ने हैं। एक है कि पहले ज़माने में जो छोटे मोटे राजा वजूद में आ गए, उसको हम जनपद का पीरियड कहते हैं, जो जनपदाज आ गए। उसके बाद जो दूसरा है वो महाजनपदाज आते हैं। तो इनको हम दो अलग टॉपिक इसमें अलग से पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक्स।